साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के 4 दिवसीय दौरे पर। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की द्विपक्षीय व प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने पर सहमति। बुधवार को कैबिनेट द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की मंजूरी के फैसले की चौतरफा प्रशंसा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले को बताया खाद्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। कहा कि किसानों को फायदे के साथ ही खाद्यान्न की बर्बादी पर लगेगा अंकुश। विश्व दुग्ध दिवस पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ मुख्य कार्यक्रम। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन। रूपाला ने इस क्षेत्र में डेयरी किसानों और कृषि उद्यमियों के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। रबी विपणन सीजन 2023-24 के तहत अब तक गेहूं की हुई बम्पर खरीद। पिछले वर्ष की 260 लाख मीट्रिक टन की खरीद का आंकड़ा छूटा पीछे। 47,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 21 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय व प्रतिनिधि मंडल स्तर की मुलाकात की। व्यापार और ऊर्जा सहित दूसरे क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था और इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है और इसी के अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौतों से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी और साथ ही साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े कदम का ऐलान करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई थी। इस फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को फायदा तो होगा ही और साथ ही साथ खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी दी गई। देश में सालाना करीब 3,100 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में करीब आधा अन्न ही रखा जा सकता है। सरकार ने इसी कमी को पूरा करने के लिए ही ये योजना शुरू की, जिसके तहत करीब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। किसानों को कई बार भंडारण न मिलने की वजह से अपनी उपज को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। अब वह भी नहीं करना होगा। सरकार की इस योजना से किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। फसल के उपरांत जो उसके उत्पादन का नुकसान भंडारण की कमी के कारण हो जाता है या भंडारण की कमी के कारण उसको अपना उत्पादन सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस परियोजना से उसका ये बचाव होगा, उसे उच्च मूल्य मिल सकेगा, जब चाहे तब बेच सकेगा और वो फसल के उपरांत जो नुकसान भुगतता था उससे अपने आप को बचा सकेगा। इस योजना की मदद से भंडारण की कमी की वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी वह भी रुकेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी इस योजना से काफी फायदा होगा। केंद्र की इस नई योजना से किसान बेहद खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। सरकार की यह योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन होने वाला है। इस योजना का प्रोफेशनल तरीके से समयबद्ध और एक रूपता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट इस योजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिसे इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा। जब ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न रखा हुआ है तो अभी सामान्य तौर पर गोदाम दूर दूर जगह है, खरीदते गांव से हैं, लेकिन वहाँ गोदाम पर ले जाके रखना, फिर वहाँ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न लेके दुकान तक पहुँचाना, इसमें बड़ा ट्रांसपोर्टेशन खर्च इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अगर गांव में ही अन्न रखा हुआ है, खाद्यान्न रखा हुआ है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय सुनिश्चित कर सकता है कि इस गांव या आसपास के क्षेत्र की जो आवश्यकता है 5 किलोमीटर तक की, वो इसी गोदाम से पूर्ति की जाएगी। तो जो हम 500 या 300 किलोमीटर का भाड़ा देते थे, उससे 5-10 किलोमीटर के भाड़े में ही ये आसानी से खाद्यान्न आम गरीब आदमी तक पहुंच सकता है। स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनने से खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके फसलों की बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री रुकेगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे खरीद केंद्रों तक और फिर वेयर हाउस से उचित दर दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन में होने वाले व्यय में भारी कमी आएगी। रजनीश त्रिपाठी और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि उत्पादन विभाग जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने गुरुवार को SKICC श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस मनाया। इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 2 दिन की ग्रीष्मकालीन बैठक की भी शुरुआत हुई। पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और 15 पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों की उपस्थिति में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी देखी गई। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से ज्यादा पशुपालक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारतीय संस्कृति और परंपरा में दूध के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का दूध उत्पादन नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। इस मौसम में 30 मई 2023 तक गेहूं की खरीद 262 लाख मीट्रिक टन हुई है। पिछले वर्ष की 188 लाख मीट्रिक टन खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है। सरकार ने खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा है, जिससे 21.27 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। गेहूं की खरीद में प्रमुख योगदान पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर देश में न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बल्कि जनमानस की सोच में भी व्यापक बदलाव आया है। आज देश के शहरों में ही नहीं, बल्कि सुदूर ग्रामीण व जनजातीय इलाकों में स्वच्छता मिशन सफल हुआ है। ऐसा ही उदाहरण है राजस्थान के जनजातीय इलाके की नगर परिषद डूंगरपुर, जिसने न केवल केंद्र सरकार की स्वच्छता की रैंकिंग में अव्वल रहकर राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है, बल्कि देश के लिए रोल मॉडल भी बना है। इस विषय पर जनजातीय क्षेत्र की नगर परिषद डूंगरपुर के पूर्व सभापति व वागड़ के स्वच्छता दूत के गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। साथ एक ऐसे स्वच्छागृह मौजूद है जो जनजातीय क्षेत्र में न केवल स्वच्छ भारत अभियान को चला रहे हैं, बल्कि सच्चे मानव में इसे साकार करने का काम कर रहे हैं। यह है के गुप्ता, ये बात करते हैं। सर, जनजातीय क्षेत्र राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां पर आपने प्रधानमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी विजन है स्वच्छ भारत अभियान, उसको साकार करने के लिए जो मिशन चलाया, उसमें आपको किस तरह आज लगता है 9 साल होने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं डीडी चैनल का धन्यवाद देता हूं। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे स्वच्छ भारत मिशन पर काम करने का मौका ईश्वर ने दिया, मेरी पार्टी ने दिया। 2 सितंबर 2015 को नगर परिषद डूंगरपुर का सभापति बना, तो मैंने सबसे पहले स्वच्छता को अपनाया। मुझे जब ये स्वच्छता पे काम करने का मौका मिला, तो मेरी निकाय ने राजस्थान में सबसे पहली निकाय थी कि हमने ODF खुले से शौच मुक्त निकाय बनाई और 5 करोड़ का इनाम हमने तत्कालीन सरकार से प्राप्त किया। मेरी जिज्ञासा थी कि मुझे स्वच्छ भारत मिशन के कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिले, और मुझे ये मौका देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे ही नहीं, देश की सारी निकायों को जो कि 50,000 से नीचे थी, उनको भी स्वच्छ भारत मिशन के कंपटीशन से जोड़ा। देखते ही देखते जब 2018 में हम जुड़े, तो 2019 और 2020 और 2021 कंटिन्यू 3 साल तक हमने दिल्ली सरकार से सम्मान प्राप्त किया। गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम के तहत चयनित गांवों को आपने स्वच्छता में शामिल किया, और वो देश के 5 आदर्श ग्रामों में शामिल हुए। कौन कौन से गांव हैं और उसमें आपने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 5 गांवों में मैंने काम किया, जिसमें से 3 गांव रूपाल, मोड़ासर और रामनगर देश में आदर्श गांव में नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 आए, जिसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल था। आपको न्यायालय ने न्याय मित्र के रूप में भी एक जिम्मेदारी दी है। स्वच्छता के संदर्भ में आप किस तरह न्याय कर रहे हैं और न्याय दिला रहे हैं जो जनमानस है उनको? देखिए, मुझे झुंझुनू न्यायालय ने स्वच्छता के लिए मंडावा, नवलगढ़ और झुंझुनू निकायों का काम दिया है, और मुझे तो बड़ी अपने आप पे खुशी भी है और मुझे सेटिस्फेक्शन है सबसे बड़ा कि मैं इन तीनों निकायों को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ निकाय बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जल संरक्षण की, पर्यावरण संरक्षण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षा दर्शन की, इस तरह की चीज़ों में भी आपने काफ़ी गहरी रुचि ली। हमने एक नया अभियान चलाया, शहर के अंदर हर साल 5,000 पेड़ लगाते थे। हमने धरती के जल का लेवल बढ़ा दिया। आज पूरे शहर को हम कुओं और बावों से करीब 8 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जलदायी विभाग को देकर एक अनोखा उदाहरण डूंगरपुर नगर बना रहा है। हमने बेटी बचाने के लिए बच्चियों के लिए जूड़े कराटे, और ये क्लासें हमारी 365 दिन चलती थी। बच्चियों ने उसमें खूब भाग लिया। हमने करीबन शहर की 165 बच्चियां जो गरीब परिवार की थी, उनको नगर परिषद ने गोद लिया, और उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा सब नगर परिषद से हम उनको उपलब्ध कराते थे। और उसका असर ये हुआ कि शहर के अंदर जो बच्चियां नहीं पढ़ रही थी, सारी बच्चियां पढ़ने लग गई। तो ये थे वागड़ के स्वच्छता दूत के नाम से विख्यात भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के नामित सदस्य के गुप्ता, जिनका मानना है कि वो महिलाओं के लिए शिक्षा, साक्षरता और जागरूकता के साथ जल संरक्षण जैसे अभियान न केवल चला रहे हैं, बल्कि ग्रीन और क्लीन इंडिया के मिशन के तहत काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान किसानों की बेहतरी की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जिसका नतीजा है कि कृषि प्रधान देश का अन्नदाता खुशहाल हो रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि देश के किसानों की खुशहाली मोदी सरकार का लक्ष्य है। बीज से बाजार तक, आधुनिकीकरण की दरकार तक, मौसम की मार से आमदनी की रफ्तार तक, कृषि प्रधान देश, कृषि समर्पित सरकार, अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प। देश के किसान की खुशहाली मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही कृषि आधारित योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। देश के किसान की आमदनी बढ़ती रहे, मौसम के जोखिमों से फसल सुरक्षित रहे, खेती से जुड़ी आवश्यक जानकारियां किसानों को सही समय पर मिलती रहे और उनका सम्मान भी बढ़ता रहे, यही प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प और विजन है। इसी विजन का परिणाम है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। कुछ वर्षों पहले तक किसानों को बारिश पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता था। ज्यादा बारिश या कम बारिश, दोनों ही सूरत में फसल को नुकसान होता था। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मौसम की वजह से चौपट हुई फसल पर मजबूत सुरक्षा मिली है। वहीं पीएम कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है। इससे फसल का उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों बढ़ी है। आमदनी आती है अच्छी फसल से। एक अच्छी पैदावार के लिए किसानों के पास कृषि आधारित सटीक जानकारी होना आवश्यक है। मोदी सरकार जो जानकारी किसानों को उपलब्ध करा रही है, उसकी मदद से किसान स्मार्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सीड से सॉइल हेल्थ, इंश्योरेंस से इरिगेशन, एमएसपी से मार्केट तक की अप्रोच ने किसानों को मजबूती प्रदान की है। और जब किसान मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था देश को मजबूती प्रदान करती है। यही सरकार की सोच है। इसी सोच से बनती है ऐसी योजनाएं जो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। लागत से 50% अधिक एमएसपी से कीमतों में उतार चढ़ावों से किसानों को सुरक्षा मिल रही है। तिलहन हो या दलहन, बढ़ी हुई एमएसपी पर खरीद से दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको ई-नाम के जरिए सीधे बाजारों से जोड़ा गया है, जिससे बाजारों की पारदर्शिता, प्रतियोगिता और फसल की गुणवत्ता बढ़ी है। सरकार की सोच, नीयत और नीतियों में देश के किसान का हित है। मोदी सरकार की पहल से कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो रहा है। सरकार खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रही है। इसके लिए वो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन का प्रयोग किसान कीटनाशकों के छिड़काव में कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए भी एसओपी बनाए हैं कि किस फसल में किस कीटनाशक का छिड़काव किया जाए, जिससे समय, कीटनाशक की बर्बादी और खर्चा तीनों बचाए जा सके। किसानों को नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। फसलों की खेती के अलावा मोदी सरकार किसानों को कमाई के दूसरे अवसर भी मुहैया करा रही है। सोलर पैनल, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, शहद उत्पादन जैसे कमाई के दूसरे जरियों से किसानों की आय और खेती का दायरा भी बढ़ रहा है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
गुरुवार को सरसों के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में भाव बढ़े तो वहीं लालसोट और लखीमपुर मंडी में भाव लुढ़के, जबकि शिमोगा मंडी में स्थिर भाव पर सरसों का कारोबार हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 31 मई को सरसों का भाव रहा 4,765 रुपए, जो कि 1 जून को 75 रुपए की तेजी के बाद 4,840 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 1 जून को सरसों का भाव 70 रुपए टूटकर 4,855 रुपए से 4,785 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी सरसों के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 31 मई को सरसों का भाव रहा 5,520 रुपए, जो कि 1 जून को 20 रुपए गिरकर 5,500 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की मंडी में इस दौरान स्थिरता देखने को मिली। यहाँ दोनों दिन यानी 31 मई और 1 जून को सरसों 7,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला देखने को मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 31 मई को उड़द का भाव था 8,600 रुपए। 1 जून को ये 100 रुपए चढ़कर 8,700 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 31 मई को उड़द का भाव 7,735 रुपए था, जो कि 1 जून को 5 रुपए बढ़कर 7,740 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं ओडिशा की बुनाई मंडी में 31 मई को उड़द का भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 1 जून को 2,000 रुपए टूटकर 8,000 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहां की जसदन मंडी में 1 जून को उड़द का भाव रहा 7,400 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में गुरुवार को उड़द का कारोबार 8,350 रुपए पर हुआ। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये 27,76,000 टन था। इस बार उड़द की उपज में 1,64,000 टन की कमी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में मक्के की कटाई करें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें। यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर ले। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले। करेले के खेत में सिंचाई करते रहें। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूलगोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में भी सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है।
झारखंड में धान की रुपाई कर ले, धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत यह है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए रायगढ़ किले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी के राज्याभिषेक में स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार सम्माहित थी। शिवाजी ने जनमानस में ये विश्वास पैदा किया कि स्वयं का राज्य भी संभव है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक शिव राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। राज्य में शिव राज्याभिषेक उत्सव की धूम। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा कर रही है। तेलंगाना अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सघन ऑपरेशन के दौरान पुलिस हर दिन आईईडी बरामद कर रास्ता साफ कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के कई कलाकार शामिल हुए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।